बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। ये व्लॉग आपको मेरा जो है बिल्कुल बीच शान मसाला सीरीज़ में मिल रहा है और उसका मेन रीज़न यही है कि आप लोगों की बहुत कमेंट, बहुत फरमाइश रही कि आपने जो रमज़ान प्रेप है वो हमें जल्दी दिखा दें ताकि हमें नए-नए आइडियाज़ मिल सकें और हम अपनी रमज़ान की तैयारी कर सकें। एक बात तो सबसे पहली बात ये है कि रमज़ान की तैयारी जो होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो किचन वाली नहीं होती है, दूसरी भी होती है, लेकिन फ़िलहाल मैंने कहा मैं आपको किचन की दिखा दूँ। तो बस यहाँ पे रमज़ान प्रेप स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन की तैयारी करनी है और रात में ही मैंने जो था वो छोले भी भिगो दिए थे और इमली भी भिगो दी थी और माश की और मूँग की दाल जो थी वो भी भिगो दी थी ताकि दूसरे दिन मेरा जो है आसानी हो जाए। बस यहाँ पर सबसे पहले अदरक लहसुन ज़्यादा सा काट के उसको छोटे-छोटे से क्यूब्स में करके फ्रीज़ कर दूँगी क्योंकि अदरक लहसुन एक ऐसा चीज़ है, ऐसा खाना है जो कि हमें रोज़ाना हर वक़्त हर खाने में चाहिए होता है। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि इसको जो है आप एक साथ तैयार करके ज़्यादा सा रख दें। अब इसके भी 2 तरीक़े होते हैं, या तो आप क्यूब्स बना के रख दें या फिर जार में भर के रख दें। तो मैं जो करूँगी मैं दोनों तरीक़े से करूँगी, क्यूब्स में इमरजेंसी सिचुएशन में इस्तेमाल करूँगी जब जार वाला ख़त्म हुआ हुआ होगा। ठीक है, फ़िलहाल मैं यहाँ पे क्यूब्स वाला कर रही हूँ। क्योंकि होता क्या है क्योंकि हम 30 दिन की कंप्लीटली तैयारी तो नहीं कर सकते क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है रोज़ कुकिंग हो रही है, रोज़ नित-नए खाने बन रहे हैं, तो रोज़ ही चीज़ें ख़त्म भी हो रही होती हैं। लेकिन अपनी से हम कोशिश करते हैं कि इमरजेंसी के लिए काम हम करके रखें अपना। तो ये मत सोचिएगा ये जितना कुछ क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ, ये पूरे महीने आपके चलेगी। नहीं, बल्कि आपने क्या करना है, ये इमरजेंसी के लिए चीज़ें रखनी है, ठीक है? तो यहाँ पर अदरक जो है वो मैंने पीस लिया है और इसको मैं क्यूब्स में करके रख रही हूँ। आप चाहें तो अदरक लहसुन दोनों ही साथ पीस के भी रख सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर खानों में ये होता है कि दोनों इक्वल अमाउंट में डाला जाता है। यानी कि 1 चमचा जो होता है वो अदरक का और 1 चमचा लहसुन का डाला जा रहा होता है। तो यहाँ पे एक-एक क्यूब्स में तकरीबन 1-1 टेबल स्पून आ रहा है। तो चाहें तो अलग-अलग कर लीजिएगा, चाहें तो आप साथ-साथ कर लीजिएगा, आपकी मर्ज़ी पर है, ठीक है? तो ये जितना और भी बच गया था इसको भी मैंने इसमें डाल के पीस के रख दिया है, ठीक है? चलें जी, हमारा बातों के दौरान अदरक लहसुन पिस गया है, बस अब इसको मैं अदरक पिस गया है और अब इसको मैं रख दूँगी और लहसुन को मैं पीस लूँगी। अच्छा जी, लहसुन के लिए भी बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि जी लहसुन जो है हम पीस के रखते हैं तो वो हरा हो जाता है। तो इसके 2 रीज़न होते हैं, एक तो ये होता है कि काफ़ी टाइम के लिए आपने रख दिया होता है और एक रीज़न ये होता है कि लहसुन की भी क्वालिटीज़ होती हैं, कोई छोटा लहसुन होता है और एक बड़ा वाला होता है, तो इस वजह से भी मतलब चेंज आता है। लेकिन ख़ैर अगर आप फ्रीज़ करके रख रहे हैं तो ऐसा कोई इश्यू आपके साथ नहीं आता। लेकिन हाँ, अगर आप जार में भर के फ्रिज में रखते हैं और महीनों-महीनों आपने इस्तेमाल नहीं किया है, तो डेफ़िनेटली उसका रंग जो होता है वो ग्रीन हो जाता है, लेकिन इस्तेमाल वो भी हो जाता है। उसमें भी कोई इश्यू नहीं आता कि वो उसको लोग बाज़ लोग ये कहते हैं कि ज़हरीला हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कलर चेंज हो जाता है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? बस जी यहाँ पर रमज़ान की जो तैयारियाँ होती हैं वो बहुत सारी होती हैं, छोटे-छोटे बहुत सारे काम होते हैं किचन से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, अपनी ज़हन की तरबियत से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो हमें रमज़ान में करनी होती हैं। अब यहाँ पर जैसे कि अदरक लहसुन मैंने आपसे कहा कि हर खाने में डलता है, उसके हिसाब से हमें बनाना है, ठीक है ना? इसी तरीके से छोले भी हम रोज़ाना बना रहे होते हैं, ठीक है? और चटनियाँ भी मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं जो हम बना रहे होते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर ये मैं हर एक जो चटनी होती है, जो अक्सर और बेशतर हम लोग रायतों में डालते हैं, दही बड़े में भी डाली जाती है, ठीक है ना? वो भी चाहिए होती है और होता क्या है कि इस चटनी को पीसना वक़्त के बाद बहुत मुश्किल काम होता है। आम दिनों में ये समझें एक तरीके से थोड़ी-सी आलसी आ रही होती है, तो हम ऐसा करते हैं कि दही का रायता सिंपल सा बना लेते हैं। लेकिन जब कभी भी एहतमाम के साथ हम बना रहे होते हैं, तो होता यही है कि हरे रायते में बहुत मज़ा आता है। तो क्यों ना इसको पीस के रख लिया जाए क्यूब्स की सूरत में। अगर आप फ्रेश हरा धनिये का और पुदीने का और हरी मिर्चों का ये चटनी तैयार करते हैं, तो फिर ये ग्रीन रहती है। या फिर ये कि जैसे ही आप पीसते हैं और उसको फ्रीज़र में रखते हैं, तो ये ग्रीन रहती है। लेकिन अगर आपने ऐसा किया कि आपने एक तो पुदीना या हरा धनिया आपका काफ़ी टाइम पहले आया हुआ है, फ्रिज में है काफ़ी दिनों से और आपने फिर उसके बाद इसको पीसा और फिर कुछ दिनों के लिए 2-3 दिनों के लिए आपने फ्रिज में छोड़ दिया, फिर आपको ख़्याल आया कि ये ख़राब ना हो जाए और आप फिर उसको फ्रीज़र में फ्रीज़ करें, तो डेफ़िनेटली इसका रंग जो है वो काला-काला हो जाता है। ठीक है? बस ये ग्रीन चटनी मैंने यहाँ पे पीस ली है और इसकी रेसिपी भी आपके पास भी होगी, आपने सामने भी देख ही ली है कि इसमें काला नमक, ज़ीरा, लहसुन,
हरी मिर्चें, ये सारी चीज़ें इसमें डालकर इसको भी मैं क्यूब्स में कर लूँगी, क्योंकि समझ लें जो एक छोटा वाला दही का डब्बा आता है उसमें 1 क्यूब से होती है, वो इनफ होती है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा टेस्ट चाहिए तो आप 2 भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी पर है। वैसे तो बिरयानी के साथ अगर आपको स्पाइसी फ्लेवर चाहिए और बिरयानी स्पाइसी नहीं है तो फिर आप इस वाले दही को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार सा ये तैयार होता है। चलिए जी, अब बारी आ जाती है माश के और मूँग की दाल के बरुन की, ठीक है ना? ये भी एक बहुत टाइम टेकिंग काम है, लेकिन अगर रमज़ान के शुरू में या रमज़ान से पहले अगर आप इसको कर लेंगे, तो वाक़ई का पूरा रमज़ान आपका बहुत पुरसुकून गुज़रेगा, ठीक है? अब इन दोनों दालों को मैंने रात में भिगो दिया था, 6 घंटे के बाद आप इसको पीस लीजिए। रात में भिगोना भूल जाएँ तो सुबह के टाइम में भिगो दीजिएगा इसको आप, लेकिन भीगे हुए ज़्यादा अच्छा होता है। अक्सर लोग इसका पाउडर भी यूज़ करते हैं, तो पाउडर में इतना मज़ा नहीं आता, काम तो हो जाता है हमारा, लेकिन वो सिर्फ़ टालने वाला काम होता है, असल काम नहीं होता, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ये दाल डाली है और साथ ही मैं इसके अंदर अदरक डाल रही हूँ, लहसुन नहीं डालना है, अदरक डाल, ठीक है? रमज़ान का जो महीना होता है वो अपनी मग़फ़िरत करा ली जाए, अपने गुनाहों को बख्शवा लिया जाए, अल्लाह ताला से बरकतें और रहमतें मांग लिया जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा मांगने का महीना होता है। अगर उस टाइम को हम कुकिंग में स्पेंड करते हैं, क्योंकि ये तो आप कह ही नहीं सकते कि कम कुकिंग, कुकिंग तो होती है, लाज़मी होती है, और अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो फिर तो आपको बहुत कुकिंग करनी होती है। आप कितने दिन बाहर से खा लेंगे या कितने दिन आप बाहर की चीज़ों को बर्दाश्त कर लेंगे, ना तो आपका मैदा बर्दाश्त कर पाएगा और ना ही आपकी ज़बान उसका टेस्ट जो है वो बर्दाश्त कर पाएगा। तो डेफ़िनेटली आपने किचन में फिर मसरूफ़ होना ही पड़ता है। तो बेहतर ये होता है कि आप जो है ये काम पहले से करके रख लें, और अगर वही काम जो आपने वक़्त से पहले किया हुआ होता है ना, और वक़्त पर जब आपको किया हुआ मिलता है ना, तो आपको बहुत पुरसुकून भी रहते हैं और आपको बहुत सुकून, तो उससे क्या होता है कि आपकी ज़िंदगी बहुत पुरसुकून हो जाती है। ये सारा खेल जो है वो टाइम मैनेजमेंट का है। चलें जी, इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया और साथ ही पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया, और हमारा ये माश की दाल जो है ये पिस गई है दही बड़ों के लिए। साथ ही मैंने चूल्हे के ऊपर तेल गरम करने रख दिया था, और अब इसके अंदर मैं चमचे की मदद से छोटे-छोटे से पकौड़ा टाइप से बना रही हूँ। अगर आप चाहें और आपने थोड़ा-सा गाढ़ा अगर ये बैटर पीसा हुआ है तो फिर आप इसके कबाब का शेप भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा जल्दी भी थी और थोड़ा-सा मैंने पानी डालकर पीसा था, तो इस वजह से मैंने इसको चमचे की मदद से पकौड़े वाले शेप दे दिया। तो बस इसको आप बनाइएगा, क्योंकि हर घर में ही हमारे जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान वाले घर हैं, इसमें तो लाज़मी छोले, दही बड़े और पकौड़े। ये तो ऐसा लगता है कि रमज़ान आने का इंतज़ार हो रहा होता है और इन्होंने ये हर दस्तरख़्वान पे मौजूद होना। चलें जी, बस ये हमारे भरे जो हैं इसको देख लीजिएगा, अच्छी तरीके से ये पक जाएँ। अच्छा जी, जब ये पक जाते हैं उसके बाद इसको हम ठंडा करेंगे और इसको फ्रीज़ कर देंगे, क्योंकि ये सारी हमारी प्रिपरेशन जो हो रही है रमज़ान की हो रही है। इसको ठंडा करने के बाद ये आप कीजिएगा, ये अंदर से बहुत मज़ेदार से तैयार होते हैं और बड़े फोके-फोके से होते हैं ना, और ऊपर से क्रिस्पी भी हैं। बस अब इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। एक किसी भी ज़िप-लॉक बैग में कर लीजिएगा। बॉक्सेस में करने की सूरत में होता क्या है कि हमारा फ्रीज़र जो होता है ना वो बॉक्सेस से भर जाता है और कम सामान आता है। लेकिन रमज़ान में ऐसा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा सामान उसके अंदर करना होता है, क्योंकि हमारे जो रमज़ान के दिन हैं वो बहुत अच्छे गुज़र सकें, जिसमें खाना-पीना भी हो, अपनी रूह को भी बहुत अच्छा-अच्छा खिलाएँ और अपने जिस्म को भी। तो बस यहाँ पर आप कोशिश कीजिएगा जितना फैमिली साइज़ है उस हिसाब से आप तैयार कर लीजिएगा इसको, ठीक है? पहले मेरा ख़्याल ये था कि मैं जो हूँ ये सारी चीज़ों की तैयारी जो है मैं बाद में करूँगी और अपनी ये वीडियो जो है वो शान मसाला सीरीज़ के बाद लगाऊँगी। लेकिन फिर आप लोगों का ये कहना कि जी अब आपकी जो रेसिपीज़ आ रही हैं हम कब बनाएँगे, कब करेंगे? तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलें जी इस शान मसाला सीरीज़ को थोड़ा-सा मैं पॉज़ करती हूँ और ये वाली 2 पार्ट में मैं आपको ये दूँगी, ठीक है? ताकि आपके लिए बनाना इसको आसान हो सके। ये छोले मैंने भिगो दिए थे और उसके बाद मैंने इसको कुकर में उबाल भी लिए थे, और अब इसके मैं छोटे-छोटे से पैक्स बना के जितना कि एक वक़्त में आपके यहाँ बनते हो आप उतना बना लीजिएगा, ठीक है? कोशिश कीजिएगा छोटे ही पैक बनाएँ, बेशक आप 2 पैकेट एक वक़्त में इस्तेमाल कर लें, क्योंकि अगर बड़े पैक बना लेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा नेक्स्ट टाइम पे निकालना। ख़ैर इसमें जितने भी पैक्स बनेंगे मैं बना लूँगी, और ये सब इमरजेंसी के लिए मैं बना-बना के रखूँगी। वैसे तो हम रूटीन में जब आप बना रहे होंगे तो आप रात में भिगो दें, सुबह में बना लें, लेकिन अगर आप कभी भूल गए हैं तो फिर आपके लिए इस तरीके से फ्रीज़र से एक पैकेट निकाल के बनाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है? तो इसी तरीके से आप चाहें तो काले चनों का भी आप कर सकते हैं, उनको भी पहले से आप बॉयल करके आराम से रख सकते हैं। अब यहाँ पे ये छोले बहुत गले-गले से थे तो इसको मैंने इसे बॉक्स के अंदर करके और फिर मैं रखूँगी, ताकि ऐसा ना हो कि ये जो है पिचक जाएँ, गल जाएँ, बिल्कुल ही सॉफ्ट से हो जाएँ।
ठीक है। और बाद में मैं इसे इस बॉक्स से निकाल दूँगी और इसको रख दूँगी ताकि ये जगह कम से कम ले, ठीक है। चलें जी, बस ये हमारे सारे छोले हो गए, इसको मैं रख देती हूँ। रमज़ानों में बच्चों की डाइट का बहुत ख़्याल रखना होता है क्योंकि बच्चों के पास सिर्फ़ एक छोटी-सी विंडो ओपन होती है जिसमें वो खाना खाते हैं, यानी कि मगरिब से लेकर फ़जर तक, और उस टाइम पे उन्होंने सोना भी है और इस टाइम तो रमज़ान के टाइम में स्कूल भी जाना होगा। तो इसलिए नट्स वग़ैरह अगर आप हैंडी रखते हैं अपने किचन में, अपने डाइनिंग टेबल पर या कोई भी सेंटर टेबल पर, तो फिर क्या होता है बच्चे आते-जाते खाते रहते हैं। हाँ, माना कि मोटे नहीं होते, उनका पेट नहीं भरता, लेकिन उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी रहती है। दूसरा ये है कि वो एनर्जेटिक भी बहुत रहते हैं, ठीक है। और ये 2 नट्स जो हैं यानी कि अखरोट हो गया और बादाम हो गया, ये तो ऐसे नट्स हैं जो आपको किसी भी एज के लोगों के लिए नुकसानदेह नहीं होते, चाहे आपको कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे आपको कोई भी इशू हो ना ही इससे। लेकिन हाँ, अखरोट के लिए ज़रूर आप देख लीजिएगा कि इससे कुछ लोगों को एलर्जी भी होती है। अब यहाँ पर मैं ये बादाम है, इनको मैं भिगो रही हूँ क्योंकि बादाम का शरबत तो रोज़ का ही होता है कि आपने बनाना है, एक तो एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मज़ेदार भी बहुत होता है ये। तो बस इसको मैं भिगो के रख दूँगी और फिर उसके बाद छील कर मैं इसको पीस के रख दूँगी। ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारी सी आप प्याज़ लीजिएगा और उसको भी फ्राई कर लीजिएगा। उसको अब मैं यहाँ स्लाइस कर रही हूँ क्योंकि बाज़ दफ़ा होता ये है कि हम इबादत में इतने मशगूल होते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं हो पाता कि हम जाएँ किचन में, अभी जाते हैं, अभी जाते हैं, बस यही करते रहते हैं। और होता ये है कि हम समझ लें इफ्तार से 1 घंटा पहले ही किचन में एंट्री दे रहे होते हैं और पता लगता है हमें खाना भी बनाना है। या फिर ये होता है कि क्या कहते हैं इफ्तार के बाद हम सहरी के लिए कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं। तो ऐसे में अगर आपकी फ्राइड हुई हुई अनियन होती है ना, ये प्याज़ अगर आपने बघार करके रखा हुआ है, तो आपके लिए खाना बनाना बहुत आसान हो जाता है। वैसे अपनी ये हॉबी मत बनाएँ कि मतलब इसी प्याज़ पे आप तवक्कल करें कि ये प्याज़ तली हुई रखी है और हम खाना फ़ौरन बना लेंगे, ये सिर्फ़ इमरजेंसी बेसिस के लिए है। वरना तो जहाँ आप इतनी सारी सब्ज़ी काट रहे हैं, वहाँ पे 2 प्याज़ें भी काट के बना लेंगे, तो इसमें मैं नहीं समझती कि कोई ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है जी, बस यहाँ पर ये मैंने प्याज़ वग़ैरह भी अच्छी तरीके से इसको फ्राई कर लिया है और उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए मैं रख दिया है मैंने यहाँ पर। और इसको अब मैं पेपर पे इसको फैला दूँगी टिश्यू पे ताकि जो है इसका जो जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। वैसे तो ख़ैर लोग बहुत से लोग रेडीमेड प्याज़ भी जो होती है उसको भी यूज़ करते हैं, लेकिन बस दिल नहीं मान रहा होता कि पता नहीं कैसे तली हुई है हाइजीन के हिसाब से। तो बस अगर आप करना चाहें तो वो वाली प्याज़ भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह फ्राई करके रख दें तो ज़िंदगी सुकून की हो जाती है। एक चीज़ प्याज़ ऐसी चीज़ होती है जो हमारी तकरीबन हर हांडी में, हर खाने में डल रही होती है। एक दूसरी चीज़ होती है टमाटर। टमाटर भी हर खाने की जान होता है और हर खाने में डल रहा होता है। तो इसका भी बहुत अच्छा ये रहता है कि आप इसकी प्यूरी बना लें। प्यूरी की एक रेसिपी मैंने अपनी वीडियो जो है अपने इस चैनल पे अपलोड की हुई है, लेकिन थोड़ी-सी वो मुश्किल है या ये कह लें उसमें काफ़ी स्टेप्स हैं, ठीक है? लेकिन ये एक ऐसी रेसिपी है जो आपके लिए बनाना बहुत ही आसान और जिसका इस्तेमाल तो उससे भी ज़्यादा आसान है। वो ये है कि आपने सिर्फ़ जितने भी टमाटर हैं ना, उनको कटिंग करनी है। कटिंग करना है अच्छा, अगर आपके पास आप ग्राइंडर पे इतना लोड नहीं डालना चाहते कि भई इतने सारे टमाटर पीसेंगे तो ग्राइंडर को कुछ ना हो जाए, तो फिर आप इसे काटने के बाद भी आप उसको बघार करके भगोना। तो फिर आप इसको क्या करेंगे कि आप इसको बारीक-बारीक सा काटिएगा, भगोने में डाल दीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने क्या किया ज़्यादा से टमाटर लिया और उसको एक भगोने में डाल दिया है और इसको अब मैं हल्की आँच पे पहले तो तेज़ आँच पे और फिर हल्की आँच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। तकरीबन 2 ढाई घंटे तो ये लेगा टमाटर का पानी खुश्क होने में। यहाँ पे हमारी प्याज़ जो है वो ठंडी हो गई है, अब इसको मैं छोटे-छोटे से बैग्स बना के रख दूँगी ताकि जो है जिस वक़्त मुझे चाहिए हो तो मैं एक वक़्त के सालन के हिसाब से निकाल दूँ उसको, ठीक है। अच्छा जी, टमाटरों का ये है कि टमाटरों को होता क्या है हम जब खाना बना रहे होते हैं, एक तो हमारे प्याज़ टाइम लेती है बघार होने में, दूसरा ये टमाटर जब हम किसी सालन में डालते हैं तो उसका पानी खुश्क होने में भी बहुत टाइम लेता है। तो इस तरह से जब हम टमाटरों का पानी को खुश्क कर लेते हैं तो हमारा खाना बनाना बहुत ही आसान हो जाता है और बहुत कम टाइम में हम अपना खाना तैयार कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अब इसमें उबाल अच्छी तरीके से आने लग गया है इसको, लेकिन थोड़ी-थोड़ी सी देर में हमने चलाते ज़रूर रहना है। ऐसा ना हो कि ये नीचे से लगना शुरू हो जाए और फिर टमाटर का कलर जो है वो काला-काला हो जाए और फिर हम जिस हांडी में भी डालेंगे तो पता लगेगा कि वो काली हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ों का अगर हम ख़्याल रख लें कि किस टाइम पे इसको चलाना है या हमें लाज़मी चलाना है, तो हमारा क्या होता है, आगे का काम हमारा बच जाता है, यानी कि काम ख़राब होने से बच जाता है। ठीक है, अब हमारे ये आप देख सकते हैं टमाटर का अच्छा खासा पानी जो है वो खुश्क हो गया है। अब इसके भी हमारे पास 2 तरीके हैं इसको सेव करने के। चाहें तो हम पूरा एक बड़े से डब्बे में डालें और रख दें, फ्रिज में रख दें और जब हमें चाहिए हम 2 जो चमचे होते हैं ना डोंगे वाले, वो हम डालें, 1 डालें, 2 डालें, जितना आपकी फैमिली साइज़ है, जितना आप बना रहे हैं, उतना आप इसको डाल दें। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि छोटे-छोटे से बनाकर
अलग अलग डब्बों में करके, डिस्पोजेबल हो तो वो ले लीजिए, या जो भी आपके पास इजीली यूज़ हो रहे हैं वो आप उसमें छोटे छोटे बॉक्सेस में करें, और इसके बाद इसको आप फ्रीज़ कर दीजिए। क्योंकि ज़्यादा टाइम आप इसको नीचे रखेंगे फ्रिज में, 10 दिन भी अगर आपने फ्रिज में इसको छोड़ दिया तो फिर हो सकता है कि इसमें फंगस लग जाए, क्या है, इसमें कोई स्मेल आ जाए। तो बेहतर यही होगा कि इसको आप फ्रीज़र में रखें। एक छोटा डब्बा निकाल के फ्रिज में रख दें, 3-4 दिन में वो ख़त्म हो जाएगा, फिर दूसरा डब्बा निकाल लें, ठीक है ना। तो बस जी, अब ये हमारे जो है इसको भी अब मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। अब चलें जी, आ जाते हैं अहम चीज़, यानी कि बेसन की तरफ। बेसन का भी रोज़ तकरीबन बनता है, शुरू के दिनों में तो बनता है, लेकिन आगे जाके फिर आपको खुद इससे आगे जाके आपको खुद से ये होता है कि नहीं जी, अब बेसन नहीं खाना। वैसे तो खैर पकौड़े हमें कम खाने चाहिए, क्योंकि फ्राइड आइटम को जितना हम कम अपनी ज़िंदगी में रखेंगे उतना ही हम एक्टिव रहेंगे और उतनी ही हम इबादत पे फोकस कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँ, मैं बेसन में जो जो चीज़ें डाली जाती हैं उन सबको मैं डालकर एक बॉक्स में करके रख दूँगी, ताकि तो जब भी मुझे बेसन फेंटना हो मैं फ़ौरन फ़ौरन निकालूँ और फेंट लूँ। तो यहाँ पर मैंने बेसन के अंदर डाल रही हूँ मैं यहाँ पे ज़ीरा, ठीक है, ज़ीरा और धनिया, ये दोनों चीज़ें चाहें तो कूट के डाल दें, चाहें तो साबुत डाल दें। यहाँ पे मैं इसमें साबुत ही डाल रही हूँ, ठीक है। चलें जी, अब यहाँ पे नमक मिर्च वगैरह डाल देते हैं हम। तो मिर्चें मैं यहाँ पे डाल दी मैंने इसके अंदर, अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालती जाइएगा, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे नमक मैंने इसमें डाल दिया, और थोड़ी सी मैं इधर हल्दी भी डालूंगी, और उसकी वजह यह है कि रंगत इसकी प्यारी सी आती है, और बेसन से जो पेट के मसले मसाइल होते हैं तो हल्दी जो है वो उसको कवर कर देती है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लोर भी इसमें डालूंगी। कॉर्नफ्लोर से होता क्या है कि हमारे जो पकौड़े होते हैं वो क्रिस्पी रहते हैं, ठीक है। चलिए जी, अब मैंने ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं, इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी, और बस ये हमारा बेसन जो है तैयार हो गया है। जब भी रमज़ान में आपका रोज़ा खुलने का टाइम है, यानी कि इफ्तार बनाने का टाइम है, तो उस टाइम पे आपने क्या करना है, थोड़ा-सा निकालना है, पानी डालना है, बस फेंट लेना है। अब आपने जौन से वेजिटेबल डालने हैं डालें, और अपने पकौड़े तैयार करें। पकौड़े वगैरह लगते तो बहुत मज़े के हैं, लेकिन जब आप डाइटिंग वगैरह करके निपटे हुए होते हैं या डाइटिंग कर रहे होते हैं, तो बस आपको एक पकौड़ा खाते हुए भी ना बड़ी तकलीफ़ हो रही होती है कि पकौड़ा खाने से हमारा क्या होगा, एक पकौड़ा खाएँगे फिर हमें कितनी कैलोरीज़ हो जाएँगी, सारी काउंटडाउन जो होता है वो आपके दिमाग में चलना शुरू हो जाता है। ख़ैर, अब हम अपनी डाइटिंग के हिसाब से भी एक चीज़ यहाँ पे तैयार कर लेते हैं, और वो है कबाब। कबाब भी अब आप सोच रहे होंगे डाइटिंग के हिसाब से कबाब, जी हाँ, ये फ़िश कबाब मैं यहाँ पे तैयार करके रखूँगी। जब कभी ऐसा कोई खाना होगा जिससे मैं समझूँगी मेरी बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ ना हो जाएँ, कभी मेरे नुकसान ना दे, तो फिर ऐसे में कबाब का सहारा मुझे लेना पड़ेगा। तो उसके लिए बेहतर यही है कि मैं पहले से बना के रख दूँ। तो यहाँ पे मैंने मिर्चें डाली, इसमें हरा धनिया डाला, साथ ही यहाँ पर मैं इसमें प्याज़ डाल रही हूँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये मैं आपको बताती चलूँ कि फ़िश कबाब बनाने के लिए 2 तरीक़े इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो ये होता है जिसमें आप फ़िश को उबालते हैं। फ़िश को उबाला उस वक़्त जाता है जब आप काँटे वाली फ़िश यूज़ करें, लेकिन मैं यहाँ पे फ़िले यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे उबालने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली इसको बना लूँगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास काँटे की फ़िश है तो आपने पहले उबालना है, फिर उसके काँटों को अलग करना है, और फिर उसके बाद आपने इसको कबाब बनाना है, ठीक है। तो चलिए जी, यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें डालने के बाद इसको पीस लिया अच्छी तरीके से, सारी चीज़ें इसमें यकजान हो गई हैं। बस अब इसके बाद अभी मैंने इसमें फ़िश नहीं डाली है, ठीक है। अभी मैंने इसकी समझने के तरीके से जो हरी चटनी से तैयार की है प्याज़ के साथ, वो मैंने तैयार कर ली है, ठीक है। चलें जी, बस अब ये हमारी तैयार हो गई है। यहाँ पर एक चीज़ का और ख़्याल रखिएगा कि साथ ही साथ आप शामी कबाब भी तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि फ़िश कबाब बच्चे अगर खा लें और फिर अगर उन्होंने दूध वगैरह, मिल्क शेक वगैरह पीना है, तो थोड़ा-सा यहाँ पर भी वो आता है। कुछ लोग कहते हैं फ़िश के 2 घंटे तक हम दूध नहीं पी सकते, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी कुछ नहीं होता, वो एक ख़ास किस्म की मछली है, उससे कोई प्रॉब्लम आती है, हर मछली से ये प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन ख़ैर सेफ़ साइड पे रहने के लिए अच्छा है कि आप फ़िश का जब भी खाएँ, या ख़ासकर बच्चे जब भी खाएँ उसके 2 घंटे बाद हम उन्हें मिल्क वगैरह ना दें, उसके 2 घंटे के बाद ही वो पिएँ, ठीक है। लेकिन रमज़ान में होता ही है कि मिल्क शेक वगैरह हम बना रहे होते हैं, तो लाज़मी फ़ौरन से पी लेते हैं। तो इसलिए बच्चों के लिए बेहतर होगा या तो आप चपली कबाब बना लीजिए, या शामी कबाब ऐसा कुछ बना लें कि अगर वो, क्योंकि होता यही है कि जब माएँ कोई चीज़ खा रही होती हैं, वो बच्चों ने भी चीज़ चखनी ज़रूर होती है। तो इसलिए मैंने कहा आपको साथ-साथ टिप्स भी देती चली जाऊँ। यहाँ पर फ़िश भी डाल के मैंने अच्छी तरीके से इसको पीस लिया है। वैसे तो ज़्यादा इसमें पीसने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि काँटे भी नहीं थे इसमें, और फ़िश खुद ही इतनी सॉफ्ट होती है, आराम से हो जाती है। ठीक है जी। चलें जी, इसमें देखें अभी बहुत ज़्यादा गीली-गीली सी तैयार हुई है ना, तो फिर अभी क्या है, हम इसमें थोड़े से ब्रेड क्रम्ब्स भी डाल देंगे, ठीक है? ताकि जो है ये ज़रा-सा सूखा-सूखा सा भी हो जाए, ताकि हमारे लिए कबाब बनाना आसान हो जाए, ठीक है? चलें, अब मैंने उसको भी पीस लिया है इधर से, ठीक है? अब इसको भी मैं इसमें डाल दूँगी, ताकि जो है ये अच्छी तरीके से इसकी बाइंडिंग हो सके। चलें जी, बस अब ये भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। क्योंकि होता क्या है, हमारे ये कबाब इतने पतले-पतले से हो जाते हैं कि बनाना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा होता है, तो ब्रेड क्रम्ब्स भी देखभाल के आप डाल लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसमें डाला है ज़ीरा पाउडर, ठीक है।
ज़्यादा सही मैंने इसमें डाला है। साथ ही यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला। इसकी रेसिपी जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको। और साथ ही यहाँ पर मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। साथ ही यहाँ पे इसमें मैं डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर। ठीक है, बस जी, यहाँ पे समझ लें नमक मिर्च तो आपने अपने हिसाब से ही टेस्ट करने कि आपने अपने हिसाब से ही डालने हैं कि कम खाते हैं कम डाल लें, ज़्यादा डाल लें तो ज़्यादा डाल लें। ये कुटी मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि होता क्या है कि हर घर का टेस्ट जो है वो अलग होता है। और ख़ासकर जिस वक़्त आप डाइटिंग पर होते हैं ना, तो उस वक़्त आपको बड़ा चटपटा खाने का भी दिल चाह रहा होता है कि भई अच्छा-सा फ्लेवर हम इसमें डाल सकें। ठीक है, बस जी इसको हमने अच्छी तरीके से भूनना है। इसमें अंडा डालने की बिल्कुल गलती मत कीजिएगा, वरना वो सँभाला नहीं जाएगा। अंडा जो है हम बाद में इसके ऊपर लगाकर तला करेंगे। ठीक है, बहुत हल्के से तेल में हमने इसको शैलो फ्राई करना हुआ करेगा। और किस तरह से किया जाएगा वो भी मैं आपको करके दिखा दूँगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि पता लगा हम डाइटिंग के लिए खाना बना रहे हैं और पता लगेगा कि जिस वक़्त हमने इसको फ्राई करने का टाइम आया उस वक़्त हमने सारी कसर पूरी कर दी और खूब ज़्यादा से घी या तेल में हम इसको फ्राई कर लें। ठीक है, तो बस जी इसको आपने बना लेना है। यहाँ पर मैं इसके ऊपर से जो है इसके साइज़ के एक ही साइज़ के ताकि बने, छोटे-छोटे से ही मुझे बनाने, क्योंकि जिस वक़्त मैं खा रही हूँ तो मुझे तसल्ली हो कि मैं 2 कबाब खाए हैं मैंने, वरना अगर मैं बड़ा-सा एक खाऊँगी तो फिर मुझे तसल्ली नहीं होगी, मुझे ये होगा यार 1 कबाब में कौन-सा पेट भरता है। तो इसलिए मैं छोटे ज़रा साइज़ रख रही हूँ इसके। बस जी यहाँ पर अब जो है वीडियो काफ़ी लंबी होती चली जा रही है, तो बाकी की जो चीज़ें हैं यानी कि रमज़ान के स्पेशल आइटम्स वो जो है वो आपको अगले वाले पार्ट में ज़रूर मिल जाएँगे, जिसमें समोसे हो गए, रोल हो गए, डिफ़रेंट टाइप की चटनियाँ हो गईं। ठीक है ना? वो आपको अगले वाले पार्ट में ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि अच्छी तरीके से अगर हम अपने इस प्रेप को कर लेंगे ना, तो हमारे रमज़ान का पूरा महीना जो है हम अपनी इबादत पे फ़ोकस कर सकेंगे। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि किचन में आपकी हाज़िरी ना हो, किचन में हाज़िरी भी होती है, सबको खाना भी खाना होता है, तो अच्छा होता है पहले से टाइम मैनेज कर लें। ठीक है ना? बस जी यहाँ पर वो जो मैंने इमली रात में भिगो दी थी उसको मैंने उबाल लिया, अच्छी तरीके से पका लिया है, उसके अंदर मैंने थोड़ी-सी चीनी डाली है, नमक डाला, ज़ीरा डाला, काला नमक डाला, बस ये सारी चीज़ें डालकर इनको पका लिया। पकी हुई इमली से फ़ायदा ये होता है कि उससे ना तो गला ख़राब होता है और एक ये कि ये चटनी जो है ज़्यादा टाइम तक हमारे पास चल सकती है, ख़राब नहीं होती। ठीक है, बस जी इसको मैं डाल के इसमें ग्राइंडर में डाल के पीस लूँगी। ठीक है, बस जी हमारी पिस गई है, इसको अब मैं सेव कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ अभी जितनी चीज़ें आपने यहाँ पे देखी इसको बनाने का ज़रूर ट्राई करेंगे आप। और इंशाअल्लाह ताला कल का इस वाली वीडियो का पार्ट 2 में आपसे मुलाकात होगी, जिसमें आपको और मज़े-मज़े की रेसिपीज़ दूँगी मैं आपको। ठीक है, इसके साथ ही हम लोगों को इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल की वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको फ़ौरन पहुँच सके।